Good morning, class. So yesterday we had talked about the challenges of human development. Public facilities में क्या challenges हैं human development. आपको मैंने बता दिया कि human development is related to the development of public facilities. अगर public facilities अच्छी होंगी तो मनुष्यों को सब प्रकार से सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बात की थी कल मेडिकल और हेल्थ केयर। मेडिकल और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हमारे देश में इंप्रूव होनी चाहिए। यस्टरडे वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट, ठीक। तो आज हम लोग कल हम लोगों ने बात की थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या रोल प्ले करता है मेडिकल फैसिलिटीज को इंप्रूव करने में, खासकर विलेज और रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ पर मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है। सैनिटेशन फैसिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो भी बीमारियां हैं उसकी रोकथाम तो होती है और उससे बचाव भी, ठीक। और ये बीमारियां आगे उत्पन्न ना हो उसके लिए भी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वर्क करता है, NRHM, ठीक। और मेनली इसका फोकस रहता है कुछ ज़्यादा खतरनाक बीमारियों की, जैसे टीबी, एड्स, ये सारी बीमारियों से रोकथाम दिलाना, क्योंकि ये सारी बीमारियां बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं और लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती इसके बारे में। दे डोंट हैव गॉट दैट नॉलेज रिगार्डिंग दीज डिजीजेस, ओके। सो बहुत सारे इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मैटर टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडर नरिश्ड। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? अंडर नरिश्ड, देखिए टर्म यूज हो रहा है अंडर नरिश्ड, मतलब उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे कितने एडल्ट्स हैं जिनको जो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। One way to find out if the adults are undernourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index. एक तरीका होता है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बॉडी मास इंडेक्स या BMI. BMI is a simple method to find out if the adults are undernourished or not. Okay. So we use this method to find out the amount of nourishment that is gained by the particular adult. Take the weight of the person in kg. कैसे कैलकुलेट किया जाए? सबसे पहले क्या लेते हैं? वेट लेते हैं, वेट ऑफ अ पर्सन इन kg, ठीक। वेट ऑफ अ पर्सन इन kg। पर्सन का वेट केजी में लेते हैं, ठीक। देन टेक द हाइट इन मीटर्स। फिर हाइट किसमें लेते हैं हम? हाइट हम लेते हैं मीटर्स में। हाइट हम किसमें लेते हैं? मीटर्स में। डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। अब क्या करते हैं हम? क्या फॉर्मूला है इसका BMI फाइंड करने का? वेट डिवाइडेड बाय हाइट। सपोज किसी का वेट 70 kg, ठीक। और हाइट जो है वो, हाइट इन सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। मीटर से लेते हैं, मीटर, हाइट मीटर में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी की हाइट 165 सेंटीमीटर, मीटर में कितनी हो जाएगी? 1.6, तो इसका स्क्वायर करना है, ठीक। 70 1.65 1.65
30 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 30 पॉइंट अप्रॉक्स कुछ आएगा। ठीक है, हम एग्जैक्टली इस बार इसमें वैल्यू नहीं पता रखेंगे, आप उसको डिवाइड करके पता लगा लीजिए। ठीक, आई वाज जस्ट गिविंग यू दिस एज एग्जांपल। अब हम बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है तो कहीं ना कहीं हम किसी भी सोसाइटी को डेवलपमेंट की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी सोसाइटी में गुड सिटीजन्स को पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसे अच्छे से एजुकेट करें, और हमारी एजुकेशन का पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि फ्यूचर में उस पर्टिकुलर सिटीजन को क्या रोल प्ले करना है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। तो हमारी एजुकेशन का फोकस यही होना चाहिए। सिंस यूनिवर्सलाइज हमारे यहाँ स्टार्टिंग से एलिमेंट्री एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन क्लोज हो दिया गया। हमारे यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी कर दी गई। लेकिन क्या एलिमेंट्री एजुकेशन इज इनफ? एलिमेंट्री एजुकेशन से क्या कोई सिटीजन सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है या बहुत ज्यादा डेवलपमेंट में सहयोग कर सकता है? नहीं, जरूरी है कि हम इसका दायरा थोड़ा बढ़ाएं या सेकेंडरी एजुकेशन में लेके जाएं। एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तो हर सिटीजन को गेन करनी चाहिए। दैट मीन्स एजुकेशन अप टू 12th। Not only universal enrollment but universal retention and satisfactory quality of learning should be also be priority। सिर्फ enrollment ही priority नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे बच्चे enroll हो गए और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन quality of learning भी होनी चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं। अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं तो फिर उनका कोई आगे चल के कोई अच्छा आउटपुट नहीं देने वाले। सिर्फ पढ़ा उनको स्कूल में बैठा देना है, स्कूल में एनरोल कर लेना ही इनफ नहीं है, उनको क्वालिटी एजुकेशन देना भी जरूरी है। ठीक, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज utmost important। The major challenge before secondary education is that of meeting the surge in demand due to the success of सर्व शिक्षा अभियान। तो अब देखिए सर्व शिक्षा अभियान का क्या गोल है? सर्व शिक्षा अभियान। This was a program launched to provide free and compulsory elementary education to every citizen, every child between the age group of 6 to 14 years। So elementary education देना, it is the priority, it was the priority of सर्व शिक्षा अभियान। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन्होंने It has been therefore decided to launch a centrally sponsored scheme for universalization of access to citizen। देखिए सर्व शिक्षा अभियान ने तो ये कर दिया कि हाँ एलिमेंट्री एजुकेशन लेनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी स्कीम तो लॉन्च होनी चाहिए कि एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गेन नहीं कर पाते एजुकेशन, उनके पास एक्सेस नहीं है, या तो उनके आसपास स्कूल्स नहीं है, या स्कूल्स हैं तो उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिल नहीं पाती, या वो एनरोल नहीं हो पाते, या बहुत ज़्यादा सीट्स फिल हो जाती हैं, उनके स्कूल्स में जगह नहीं रहती। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हम उनको एक्सेस कराएं एलिमेंट्री एजुकेशन। सिर्फ प्रोग्राम लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, लोगों तक वो पर्टिकुलर प्रोग्राम पहुंचाना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन, सक्सेस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी स्टडी। तो एक 11th ईयर प्लान में क्या फोकस किया गया? 11th 5-year प्लान बनाया गया, पंचवर्षीय योजना जो जारी बनाई गई, उसमें किस चीज पे फोकस किया गया कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी इंप्रूव। एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव की जाए, और सारे 15 to 16 इयर्स के जो भी यंग स्टूडेंट्स हैं, खासकर 9 to 10, 15-16 के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं वो किस क्लास में होते हैं? 9 to 10 के लोगों को क्वालिटी
एजुकेशन एक्सेस कराई जाए, पहुंचाई जाए, उनकी रीच आउट किया जाए, उन तक पहुंचा जाए और उनको 9 और 10 तक के या 15 और 16 के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको ये एजुकेशन एक्सेस कराई जाए। ठीक है। द टारगेट ऑफ द स्कीम बाय 2015, यूनिवर्सल अटेंशन बाय 2020। ठीक। Provision for necessary infrastructure and resources in the secondary education sector to create higher capacity in the secondary school। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना कि कैपेसिटी डेवलप हो पाए, मतलब क्लासेस की संख्या बढ़ाना, टीचर्स की संख्या बढ़ाना और स्कूल्स की संख्या बढ़ाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिटी लर्निंग गेन कर पाए और टीचिंग का भी स्तर अच्छा करना। ठीक है। टीचिंग पर्टिकुलर टीचर अच्छे से ट्रेंड हो, अच्छे ट्रेंड टीचर्स की नियुक्ति की जाए जो अच्छे से क्वालिटी लर्निंग दे पाए, पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए। प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, रूरल चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स बिलोंग। तो मेनली फोकस इस पे किया गया रूरल चिल्ड्रन पे, क्योंकि यही तो वो है जो एक्सेस नहीं कर पाते हैं एजुकेशन। रूरल चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ SC एंड ST ग्रुप, बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं और जो रूरल चिल्ड्रन है और जो गर्ल्स हैं, इन तीन जो कम्युनिटी थी उन पे फोकस किया गया इस स्कीम के द्वारा, क्योंकि यही मेन वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको ये बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन जो एक्सेस नहीं कर पा रहे या बहुत ज़्यादा ऐसा इसमें परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन है जो ये इस ग्रुप के जो ये एजुकेशन गेन नहीं कर पा रहे, तो फोकस किया गया इस ग्रुप के ऊपर। ठीक है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा। पहले जो कम बच्चे एनरोल होते थे अब बच्चे ज्यादा एनरोल होते हैं। ठीक। क्योंकि एक्सेस बढ़ाया गया और लोगों के अमाउंट ऑफ स्कूल्स बढ़ाए गए, अमाउंट ऑफ क्लासेस बढ़ाए गए, अमाउंट ऑफ टीचर्स बढ़ाए गए। ठीक। पहले ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो था वो 42.2% था। ठीक। 42.2% था जो 2015 में 111% हो गया। 2015 में 111%। ये सिर्फ और सिर्फ इस स्कीम के द्वारा संभव किया जा सकता। ठीक। और सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन थी उसमें 1950 में 12.7% था और 2015 में 69% हो गया सेकेंडरी। ये तो प्राइमरी लेवल पे था, प्राइमरी लेवल पे क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और ये सेकेंडरी लेवल पे, यानी सेकेंडरी लेवल पे भी कंसीडरेबल इंक्रीज हुआ। पहले 12.7 था, अब 69% हो गया, काफी इंक्रीज हुआ, क्योंकि डिफरेंट स्कीम्स जो लॉन्च की गई है उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। खासकर मेल फीमेल लिटरेसी रेट में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, रूरल एरियाज की लिटरेसी रेट में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है। क्योंकि अर्लियर 1950s में मेल फीमेल लिटरेसी रेट वाज हाईएस्ट, जो गैप था मेल फीमेल लिटरेसी का जो गैप था वो बहुत ज्यादा था, जिसको बहुत मेहनत के बाद लो किया गया। ठीक है। फीमेल इलिटरेसी कंटिन्यूज टू बी पर्टिकुलरली प्रोनाउंस्ड इन रूरल एरियाज। ज्यादातर जो फीमेल इलिटरेसी हमें देखने को मिलती है वो रूरल एरियाज में देखने को मिलती है, क्योंकि रूरल एरियाज में ओल्ड एज कस्टम्स फैले हुए हैं, वहाँ पे ट्रेडिशनल कस्टम्स चलते हैं, पुराने रीति रिवाज, पुराने संस्कृति के अनुसार जो गर्ल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एजुकेशन, गर्ल्स को हाउस होल्ड रोल्स में ज़्यादा देखा जाता है, मतलब हाउस वाइफ्स के रूप में, एक अच्छी हाउस वाइफ बनना, चिल्ड्रन को संभालना, यही उनका रोल, खासकर रूरल एरियाज में यही रोल उनका समझा जाता है। इसलिए उन्हें कभी भी उतनी अच्छी एजुकेशन गेन नहीं कराई जाती। बहुत सारे फीमेल्स तो इलिटरेट ही रह जाती हैं, कुछ जो लिटरेट हो भी पाती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं दी जाती है। ठीक है। और फीमेल टीचर्स भी नहीं है। मेल टीचर्स अगर फीमेल को पढ़ाते हैं तो खासकर रूरल एरियाज में ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं कि मेल टीचर जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ फीमेल्स को ना मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा
डर लगता है फैमिलीज को फीमेल को मेल के सामने भेजने में, क्योंकि समाज में ऐसी गंदगियाँ फैली हुई हैं। ठीक, तो शॉर्टेज ऑफ सिंगल सेक्स स्कूल और फीमेल के प्रीडोमिनेंट फीमेल स्कूल्स नहीं है, गर्ल्स स्कूल नहीं है, गर्ल्स स्कूल की भी बहुत कमी है। ठीक है, एजुकेशन एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग, और एजुकेशन जब तक नहीं इम्प्रूव की जाएगी तब तक विमेंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं हो सकता, वो वैसे ही डिप्राइव की जाएंगी, सोसाइटी में उन्हें वैसे ही पैसिव सिटीजन्स के रूप में समझा जाएगा। तो ज़रूरी है कि हमने प्लेस ऑफ वर्क, फैमिली, इन सब में इक्वल रिस्पेक्ट दें, और इक्वल रिस्पेक्ट वो तभी हासिल कर सकती है जब हम उन्हें गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गेन करने का एक्सेस दें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्या ग्रोथ हुई, जीडीपी या जीडीपी की ग्रोथ कैसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट the value of final goods and services produced within the country is known as gross domestic product, GDP. During the decade 1981-19, India's GDP grew at the rate of 5.5%. तो जब 80-81 बात लें तो 5.5% was the growth rate of GDP of India. But as per recent estimates, in 2002-07 the growth rate was 8%. यानी almost 2.5% का इंक्रीज आया है ग्रोथ रेट में। एक ग्रोथ रेट का इंक्रीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंक्रीज इन एजुकेशन लेवल, इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट, इंक्रीज इन द मेडिकल केयर फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके ग्रोथ रेट को बढ़ाती हैं। हमारे यहाँ जितने भी फैसिलिटीज है, पब्लिक यूटिलिटीज हैं, ये जितनी अच्छी इंप्रूवमेंट इसमें आएगी उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आपकी जीडीपी में देखने को मिलेगी। ठीक, लेकिन उसमें एक जो ग्रोथ रेट उतने ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा ह्यूज इंक्रीज नहीं हुआ, एक माइन्यूट इंक्रीज हुआ है। 2.5% अगर 40 साल में इंक्रीज हुआ तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। लेकिन अच्छा इंक्रीज क्यों है? क्योंकि हमारे इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हुई है, तो वो इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली, और उसका रिजल्ट ये वो थोड़ा ओवरशैडो हो गया, थोड़ा उसको छुप गई इंप्रूवमेंट। अगर ये पॉपुलेशन ग्रोथ हम कंट्रोल कर लेते तो ये ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, SDI 3 सप्लीमेंट्री इंडेक्सेस हैव बीन डेवलप्ड। अब SDI ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार 3 अलग इकाइयों को जगह दी गई, 3 अलग सूचकांक को जगह दी गई। कौन से सूचकांक है वो? सबसे पहले ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, एक पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया। क्या होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा है आपका जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स। अब जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, जेंडर फोकस्ड, मेल फीमेल का अलग अलग डेवलपमेंट अलग से हम काउंट करते हैं सेपरेटली। क्या क्या मेल का कितना डेवलपमेंट हुआ, फीमेल कितना डेवलपमेंट, तो इस इंडेक्स से हम देखते हैं। और तीसरा है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जेंडर एम्पावरमेंट, उनका जेंडर बेसिस पे कितना उत्थान हुआ, जेंडर एम्पावरमेंट इंडेक्स। तो ये 3 अलग अलग इंडेक्सेस हम लोगों ने ऐड किए हैं, किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, सप्लीमेंट्री इंडेक्सेस, सप्लीमेंट्री मतलब इसके अलावा। ठीक, ओके क्लास, तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।